हेलो गाइस, नमस्कार। मैं पुनः आपके बीच में एक नए रिवीजन बिंदु के साथ में हाजिर हूँ। बिल्कुल हम बात करते हैं आज निषेचन के बारे में। देखिए, निषेचन को इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। निषेचन की यदि हम परिभाषा के बारे में बात करें तो जो नर युग्मक जिसको हम शुक्राणु कहते हैं और जो मादा युग्मक जिसको हम अंडाणु कहते हैं, इन दोनों का आपस में संलयित हो जाना ही निषेचन कहलाता है। देखिए, मैथुन क्रिया के दौरान, सेक्स या संभोग के दौरान नर और मादा युग्मक जो है ये आपस में मिलते हैं। इस प्रोसेस के दौरान नर के द्वारा पेनिस की सहायता से जो शुक्राणु हैं वो मादा के योनि भाग के अंदर छोड़े जाते हैं या उसमें त्यागे जाते हैं। इस क्रिया को वीर्य सेचन कहा जाता है। नर के द्वारा मादा की योनि में पेनिस की सहायता से शुक्राणुओं सहित वीर्य का सेचन करना या उसका उत्सर्जन करना, उसको छोड़ा जाना वीर्य सेचन कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है इनसेमिनेशन। इनसेमिनेशन। देखिए, वीर्य सेचन की परिभाषा यदि पूछी जाती है तो आप इंग्लिश शब्द भी साथ में देखना है, इनसेमिनेशन। तो उसकी तो परिभाषा ये होगी कि शुक्राणु है वो नर के द्वारा मादा के योनि भाग के अंदर छोड़े जाते हैं। अब जैसे ही शुक्राणु मादा के योनि भाग में छोड़े गए, शुक्राणु गतिशील होती है, शुक्राणु में पूंछ पाई जाती है। शुक्राणु तुरंत गति करते हुए गर्भाशय ग्रीवा, उसके बाद गर्भाशय के बाद में अंडवाहिनी की तरफ मूव करते हैं, गति करते हैं। जब ये अंडवाहिनी की तरफ गति करते हैं तो अंडवाहिनी का जो संकीर्ण पथ है जिसको हम कहते हैं इस्थमस, संकीर्ण पथ और जो एम्पुला है, इन दोनों का जो संधि स्थल है वहाँ पर जब ये शुक्राणु पहुँच जाते हैं तो अंडोत्सर्ग का जो प्रोसेस हुआ है उस प्रोसेस के दौरान जब अंडाणु का मोचन हुआ है और उसी समय जब इधर से शुक्राणु आए उधर से अंडाणु आए, एक ही समय यदि ये इस संधि स्थल पर पहुँचते हैं तो निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी सेक्स क्रियाएं होती है, जितनी ये जो मैथुन क्रियाएं होती है, सभी मैथुन क्रियाओं में निषेचन नहीं होता। उसका रीजन ये है। परीक्षा में देखिए, सवाल एग्जाम के अंदर कहीं से भी बन सकता है, कैसे भी बन सकता है। यदि आपने हर चीज़ को समझा है, आपका यदि कंसेप्ट क्लियर है, तो एग्जामिनर क्वेश्चन भले कहीं से पूछे, आपके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पूछ लिया कि सभी संभोग क्रियाओं में निषेचन की क्रिया क्यों नहीं होती, तो रीजन क्या है? रीजन ये है कि अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाणु इस संधि स्थल पर आ गया, उसी समय यदि शुक्राणु या उसी दिन शुक्राणु यदि वहां पहुंचता है तो ही निषेचन होगा। इससे पहले भले ही कितनी मैथुन क्रिया हो गई, निषेचन नहीं होगा। इसके बाद में भले ही हमेशा मैथुन क्रिया हो लेकिन निषेचन नहीं होगा। तो रीजन क्या है कि जो संधि स्थल है किसका, संकीर्ण पथ और एम्पुला, इनका जो संधि स्थल है, यहाँ पर शुक्राणु का अंडाणु का आना ये उसी समय हो या हम कह सकते हैं उसी दिन हो तो ही निषेचन होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखो, इसलिए कई संभोग क्रियाएं जिसमें निषेचन नहीं होता। नहीं होने का कारण क्या है? शुक्राणु अंडाणु एक ही समय पर वहां नहीं पहुंचते हैं। अब देखिए, शुक्राणु एक बार जो वीर्य सेचन हुआ उसमें करोड़ों की संख्या में शुक्राणुओं का सेचन होता है, स्त्रवण होता है, स्खलन होता है, लेकिन उसमें से कोई एक शुक्राणु होता है जो अंडाणु को भेदता है। एक शुक्राणु ही अंडाणु को भेदता है, अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है। अंडाणु का जो अंडावरण है, जिसको हम पारदर्शी आवरण, जिसको जोना पेल्यूसिडा कहा जाता है, उसको भेद कर अंदर प्रवेश करता है। जब ये अंदर प्रवेश करेगा, जोना पेल्यूसिडा को भेद कर जब अंदर प्रवेश करेगा, जैसे इसके संपर्क में आएगा, अभी तक अंडाणु के अंदर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड नहीं हुआ है, संपर्क में आते ही इसमें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा और अंडाणु का निर्माण होगा। ये ओरिजिनल मादा युग्मक है और यहाँ पर द्वितीय ध्रुवीय काय का निर्माण होगा, उसका अभी तक कोई काम ज्ञात नहीं है। और इसी के साथ जैसे अंडाणु का निर्माण हुआ, तुरंत जो शुक्राणु है वो इस अंडाणु से संलयित हो जाता है। इसी क्रिया को निषेचन कहा जाता है। अंडाणु और शुक्राणु यदि पास पास आ गए, ये अंडाणु ये शुक्राणु, वो निषेचन नहीं है। निषेचन के दौरान अंडाणु का केंद्रक और शुक्राणु का केंद्रक ये दोनों आपस में संलयित होने चाहिए, उस क्रिया को निषेचन कहा जाता है। अब निषेचन के बाद में क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा, ये तो कॉमन बात है। अब यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है, जाइगोट के अंदर समसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पर जो समसूत्री विभाजन होता है वो थोड़ा स्पेशल होता है। स्पेशल कैसे होगा कि उसका जो जाइगोट है उसका आकार तो वही रहेगा, लेकिन अंदर कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। इस समसूत्री विभाजन को विदलन कहा जाता है। तो इसमें जाइगोट के अंदर समसूत्री विभाजन होता है जिसको विदलन कहते हैं। कोशिकाओं की संख्या बढ़ना शुरू हो जाएगी और ये जो जाइगोट है, अब ये जाइगोट गर्भाशय की ओर लुढ़कता हुआ आता है।
लुढ़कता हुआ गर्भाशय की ओर आना शुरू हो जाता है। अब इसमें जो कोशिकाएं होती है इनको कोरक खंड कहा जाता है। जब कोशिकाओं की संख्या 8 से 16 हो जाती है तो इसको मोरूला कहा जाता है। मोरूला को हिंदी में कहते हैं तूतक। मोरूला निर्माण की क्रिया मोरूलेशन कहलाती है। तूतक निर्माण की क्रिया तूतक भवन कहलाती है। उसके बाद में ये लुढ़कता हुआ गर्भाशय की ओर आता है। फिर मोरूला से कोरक पुटी का निर्माण होता है जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। ये जो कोरक पुटी है इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। बाहर की ओर जो है उसको हम कहते हैं पोस्ट कोरक ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर की ओर जो कोशिका है इनको अंतर कोशिका समूह या इनर सेल मॉस कहा जाता है। इस तरह से जो कोरक पुटी है अब ये गर्भाशय के अंदर आ जाती है। कोरक पुटी गर्भाशय के अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद उसका जो बाहर वाला भाग है जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, जो पोस्ट कोरक है, वो गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है उसके साथ में क्रियात्मक रूप से जुड़ जाती है। अंगुली नुमा प्रवर्त एक संरचना बनती है। उसके द्वारा जो ये पोस्ट कोरक है ये और गर्भाशय का जो अंत स्तर है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं ये आपस में जुड़ जाती है। जुड़कर आगे अपरा का निर्माण करेगी। और जब ये कोरक पुटी गर्भाशय के अंदर आके स्थापित हो जाती है तो इस क्रिया को अंतरोपण कहा जाता है, इम्प्लांटेशन। कोरक पुटी का गर्भाशय में आकर स्थापित हो जाना अंतरोपण या इम्प्लांटेशन कहलाता है। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि मादा गर्भवती है या सगर्भता की स्थिति अब कहा जाएगा। अब इसके कुछ समय के बाद में अपरा का निर्माण होता है। हम ये कह सकते हैं लगभग 10 सप्ताह के बाद अपरा का निर्माण हो जाता है। अब अपरा के द्वारा जो बच्चा है, जो भ्रूण है, वो माता से संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से जुड़ा हुआ रहता है। अब ये यहाँ पर अब अपरा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे? देखिए, माता से बच्चा अपरा के माध्यम से ही जुड़ा हुआ होता है। जितनी भी क्रियाएं होती है बच्चा माता से अपरा के माध्यम से करता है। ऐसे हम कह सकते हैं कि माता और बच्चे के बीच का जो पुल है, जो संधि है, वो क्या है? अपरा ही है। अब श्वसन की क्रिया, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, ये भी अपरा के माध्यम से। विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों को लेना, वो भी अपरा के माध्यम से। विभिन्न प्रकार के कोई उत्सर्जी पदार्थ है उनका उत्सर्जन करना, वो भी अपरा के माध्यम से होता है। मतलब समस्त क्रियाएं अपरा के माध्यम से संपन्न होती है। और ये जो अपरा है ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी काम करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करता है और विशेष प्रकार के हार्मोन्स का स्त्रवण करता है। हार्मोन्स में देखिए HCG बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन HCG। और HCG हार्मोन, इसके अलावा HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, इसके अलावा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये जितने भी हार्मोन हैं इन हार्मोन्स का स्त्रवण भी इस अपरा के द्वारा किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं सगर्भता के दौरान जो अपरा है इसके द्वारा जो हार्मोन्स का स्त्रवण किया जाता है ये उस सगर्भता की स्थिति के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, बहुत ही जरूरी होते हैं। अब यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरॉन है इसका स्त्रवण इससे पहले, मतलब जब अपरा का निर्माण हो जाता है तब तक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्त्रवण किसके द्वारा किया जाता है? कार्पस लुटियम के द्वारा किया जाता है। कार्पस लुटियम का मतलब है पीत पिंड के द्वारा किया जाता है। पीत पिंड किसे कहते हैं? ग्राफीन पुटिका जिसे अंडाणु बाहर आ गया वो ग्राफीन पुटिका बाद में कार्पस लुटियम में बदल जाती है। तो इस तरह से ये विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन्स है इसका स्त्रवण इस अपरा के द्वारा किया जाता है। ये जो HCG हार्मोन है, एक आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, सामान्यतः जो महिलाएं हैं वो यदि गर्भधारण की कंडीशन है इसको चेक करना चाहती है तो मार्केट से वो लाते हैं, क्या कहते हैं उसको, प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए वो सिलाई लाते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए। तो उसमें जो मूत्र है उसकी 1-2 बूंद के द्वारा वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, गर्भधारण हुआ या नहीं, उसकी जांच जब करती है उस समय इस HCG का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। लेकिन यहां पर ध्यान ये रखना है कि अपरा का निर्माण होने के बाद ही इस हार्मोन का स्त्रवण होगा। तो कम से कम 7, 8, 10 सप्ताह के बाद में वो टेस्ट पॉजिटिव आता है। कई बार जल्दबाजी में महिलाएं पहले चेक करती है, उस समय ये हार्मोन यूरिन के अंदर नहीं होता है तो टेस्ट नेगेटिव आता है जबकि वो होती पॉजिटिव है। तो इसके द्वारा कंफर्मेशन किया जाता है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि एक हार्मोन है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन जो हार्मोन है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका स्त्रवण अंडाशय के द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है? जब प्रेगनेंसी समापन की स्थिति में हो, मतलब सगर्भता के अंतिम दौर में इस हार्मोन का स्त्रवण
किया जाता है। अब यहाँ से एक सवाल ऐसे भी बनता है, मादा के अंदर उन हार्मोन्स के नाम लिखिए जो सगर्भता की स्थिति में ही होते हैं। तो सगर्भता की स्थिति में कौन से हार्मोन? HCG, HPL और रिलैक्सिन, ये हार्मोन्स सगर्भता की स्थिति में ही होते हैं। लेकिन ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं ये सगर्भता नहीं है, प्रेगनेंसी नहीं है, तो भी मादा के शरीर में ये हार्मोन्स पाए जाते हैं। इस तरह से ये संपूर्ण जो है हमने बात की है निषेचन के बारे में या फर्टिलाइजेशन के बारे में। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से निषेचन का जो प्रोसेस है यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सवाल बन सकता है। मोरूला, ब्लास्टूला, ब्लास्टोसिस्ट और उसके बाद में जो नेक्स्ट अवस्था आती है उसको हम कहते हैं गेस्टूला। गेस्टूला के दौरान जो अभी हमने कोरक पुटी के बारे में बात की थी, उसके बाहर की ओर कोशिकाएं पोस्ट कोरक होती है, अंदर की ओर इनर सेलमॉस। इनर सेलमॉस की जो कोशिकाएं होती है वो 3 जनन स्तरों का निर्माण करती है। ट्रोफोब्लास्ट ने क्या किया? अपरा का निर्माण किया। इनर सेलमॉस से 3 जनन स्तर बनते हैं, सबसे बाहर एक्टोडर्म, बीच में मेसोडर्म और सबसे अंदर एंडोडर्म। तो ये जो तीनों जनन स्तर होती है इनके द्वारा जो सभी अंग होते हैं, सभी अंगों का निर्माण इन तीनों जनन स्तरों के द्वारा कर लिया जाता है। तो जैसे मान लो तंत्रिका तंत्र है, इसका निर्माण एक्टोडर्म के द्वारा। जैसे ये ब्लड हार्ट आदि है, इसका निर्माण है वो मीजोडर्म के द्वारा। पाचन नाल है, इसका निर्माण एंडोडर्म के द्वारा। इस तरह से सभी अंगों का निर्माण ये 3 जनन स्तर है वो करते हैं। अब एक स्टेम कोशिका आती है, अलग से प्रश्न पूछ लिया जाए स्टेम कोशिका क्या है, तो एक ऐसी कोशिका जिसमें जीव से संबंधित जितने भी अंग होते हैं उन सभी अंगों को निर्माण करने की क्षमता उसमें पाई जाती है, उसको स्टेम सेल कहा जाता है या स्टेम कोशिका कहा जाता है। अब इस तरह से जो सगर्भता की स्थिति है ये प्रारंभ हो जाती है जब भी अंगों का निर्माण शुरू हो जाता है। पहले महीने कौन से अंग बनते हैं, दूसरे महीने कौन से अंग बनते हैं, इस तरह से मतलब माहवार हर महीने कौन कौन से अंगों का निर्माण होगा वो हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हार्ट का जो निर्माण होता है या बच्चे के अंदर की धड़कन जो चालू होती है वो 1 माह में चालू हो जाती है। ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। हालांकि सभी अंगों का निर्माण होता है, काफ़ी जटिल मैटर है, लेकिन आपके सिलेबस में पता नहीं दे रखा है, तो जो दे रखा है उसमें से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्ट का निर्माण कब हो जाता है, धड़कन कब शुरू हो जाती है, तो कब शुरू हो जाती है? 1 महीने में। निषेचन के 1 माह के बाद हार्ट का निर्माण और धड़कन शुरू हो जाती है। गर्भावधि कितने महीने की होती है? 9 माह, जिसको हम 38 सप्ताह या 270 दिन कहते हैं। अब देखो, गर्भावधि के दौरान समस्त प्रकार के अंगों का निर्माण हो गया, मतलब गर्भ का विकास हुआ, एक बच्चे का वो निर्माण हो जाता है। जब सगर्भता अंतिम दौर में होती है, समापन की स्थिति में होती है, तो अपरा के अंदर, गर्भ के अंदर ऐसे संकुचन उत्पन्न होते हैं या संकेत उत्पन्न होते हैं। इसको हम कहते हैं गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त। जो परिवर्तन आते हैं, जैसे अपरा के अंदर विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स है, गर्भ के अंदर भी है, इस तरह से उसमें जो विभिन्न प्रकार के संकेत उत्पन्न होते हैं उसको गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहा जाता है। जब ये संकेत उत्पन्न होते हैं तब पीयूष ग्रंथि के द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्रवण होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये प्रसव से संबंधित ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसको जन्म हार्मोन भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जन्म हार्मोन किसे कहते हैं? तो किसे कहेंगे? ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। तो इस हार्मोन का स्त्रवण किसके द्वारा होता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। जब इस हार्मोन का स्त्रवण होता है तो ये हार्मोन क्या करेगा? अब जन्म करवाएगा, इसलिए इसको जन्म हार्मोन कहा जाता है। और इस हार्मोन की उपस्थिति में गर्भाशय के अंदर जोरदार संकुचन होते हैं जिससे उस मादा को पीड़ा होती है। यह जो पीड़ा होती है इसको प्रसव पीड़ा कहा जाता है। अब इस प्रसव पीड़ा के बाद में जो गर्भ है वो मादा का जो गर्भाशय ग्रीवा वाला भाग है, योनि भाग है, उससे गर्भ बाहर आ जाता है। इस क्रिया को पार्चुरेशन या प्रसव कहा जाता है। प्रसव की परिभाषा, तो यदि प्रसव की परिभाषा पूछी जाए तो क्या होगा? गर्भ का गर्भाशय ग्रीवा और योनि मार्ग से बाहर आ जाना, उसको प्रसव कहा जाता है। अब ये प्रसव का काम हो गया। जब मादा सगर्भता की स्थिति में थी उस समय मादा की जो स्तन ग्रंथियां हैं उसमें विशेष प्रकार के बदलाव आते हैं। बदलाव का मतलब है स्तन ग्रंथियों का आकार बड़ा होता है। हार्मोन्स की वजह से मादा के अंदर, स्तन ग्रंथियों के अंदर दूध का निर्माण होता है। तो यहाँ पर दूध का जो निर्माण होता है उसके लिए जो हार्मोन जिम्मेदार है उसका नाम है प्रोलैक्टिन। दूध निर्माण के लिए जो हार्मोन है उसका नाम क्या है? प्रोलैक्टिन।
लेकिन दुग्ध निष्कासन के लिए जो हार्मोन है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दूध निकालने का कार्य करेगा। दूध बनाएगा कौन? प्रोलैक्टिन। दूध निकालेगा कौन? ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन जन्म हार्मोन भी है, तो बच्चे का जन्म होना है तो ऑक्सीटोसिन का स्त्रवण पीयूष ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर बच्चे का जन्म हो जाएगा और बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद दूध को भी निकालने का कार्य इसी ऑक्सीटोसिन के द्वारा किया जाता है। मादा के अंदर जो पहली बार दूध आता है बाहर, प्रसव हो गया, उसके बाद फर्स्ट टाइम जो दूध बाहर आता है इसको हम कहते हैं प्रथम स्तन्य। इसी को कोलोस्ट्रम कहा जाता है, इसी को खीस कहते हैं। ये जो दूध है प्रथम स्तन्य है, ये बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो दूध है इसके अंदर कई ऐसे प्रतिरक्षी पदार्थ पाए जाते हैं जिससे बच्चा है वो बीमार नहीं पड़ता, या हम कहें कि उसका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो मजबूत होता है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जब तक बच्चा स्तनपान करता है उसको जो उसका दूध है माता का वो बच्चे के लिए संपूर्ण आहार है, इसलिए हमें बाहर से पानी पिलाने की जरूरत नहीं रहती है। तो स्तनपान के दौरान उस बच्चे को बाहर से पानी भी नहीं पिलाना चाहिए। तो इस तरह से ये जो प्रसव है, प्रसव के दौरान विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स है, निषेचन की क्रिया संपन्न हुई, अपरा का निर्माण हुआ, अपरा के कार्य हमने पढ़े, और मतलब बिल्कुल मैंने शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास किया है। एग्जाम बहुत जल्द है, इसलिए छोटे जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, आप इसकी स्पीड बढ़ा के फटाफट इसको सुन लें, क्योंकि नोट्स आपने पहले बना रखे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, इसका बार बार रिवीजन करें। पहले हमने इसको डीपली पढ़ा है, मतलब गहनता से हमने पहले पढ़ लिया। अब बिल्कुल शॉर्ट में मैं जो बोर्ड एग्जाम के अंदर बनने वाले प्रश्न हैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, तो आपका रिवीजन भी आप उसके अकॉर्डिंग करें। तो इस तरह से ये इस वीडियो के साथ में आपका जो ये तीसरा जो पार्ट है मानव जनन, ये समाप्त होता है। मिलते हैं नई वीडियो में अगले जो रिवीजन बिंदु है उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।